प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। इटली के एकीकरण में नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान था। नेपोलियन ने जब विजय प्राप्त की तो इटली में राष्ट्रवाद का भाव प्रबल होने लगा। नेपोलियन ने शासक बनते ही गणतंत्र की स्थापना की और छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर दिया और संपूर्ण इटली को 3 भागों में विभाजित कर दिया। छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति करके 3 भागों में पूरी इटली को विभक्त कर दिया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और आंतरिक व्यापार पर जो प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों को हटा दिया। आंतरिक व्यापार के जो प्रतिबंध थे उन्हें हटा दिए और सभी के लिए समान कानून लागू कर दिया। तो इस प्रकार नेपोलियन का प्रभाव इटली में धीरे धीरे बढ़ने लगा। नेपोलियन द्वारा उपनिवेशों के रूप में इटली का प्रयोग करने पर नेपोलियन ने इटली को उपनिवेश के रूप में प्रयोग किया, जिसके कारण इटली वासियों की जो राष्ट्रीय भावनाएं थी वो भड़क गई। इन्हीं कारणों से नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। यानी इटली में राष्ट्रवाद की शुरुआत थी वो नेपोलियन से हुई थी। राष्ट्र का मतलब होता है देश प्रथम, बाकी चीजें बाद में। मेरियन के अनुसार नेपोलियन ये पहला व्यक्ति था जिसने इटली को सर्वप्रथम एकता प्रदान की। तो ये कोटेशन नाम से पूछ सकता है, तो ये किसकी है? मेरियट की है। मेरियट ने क्या कहा था? नेपोलियन ये पहला व्यक्ति था जिसने इटली को सर्वप्रथम एकता के सूत्र में बांधा था या एकता प्रदान की थी। अब इटली का जो एकीकरण था उसकी प्रमुख बाधाओं पर अपने विचार रखेंगे। आपके जर्मनी और इटली दोनों में से एक प्रश्न आने की संभावना है, तो आप ध्यान से सुने। पहला है, इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना प्रमुख बाधा थी। इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व था, यानी इटली के जो विरोधी देश थे उनका इटली में प्रभाव था और राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इटली के अंदर थी वो भी एकीकरण में बाधा थी। दूसरा कारण यह था कि जो पोप था, ईसाई धर्मगुरु पोप था, वह रोम पर प्रभुत्व रखना चाहता था। ये कारण भी मुख्य था जो इटली के एकीकरण में बाधक था, क्योंकि यूरोपीय देश है, लगभग ईसाई धर्म से संबंधित है, तो उस पर पोप का प्रभाव अधिक था। तो पोप रोम पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता था, ये भी बाधा थी। तीसरा है, इटली की अनेक छोटी छोटी रियासतों को, छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके जब नेपोलियन ने संपूर्ण इटली को 3 भागों में विभाजित किया तो तीनों भागों में अलग अलग राजनीतिक इकाइयां स्थापित हुई। तो तीनों में अलग अलग राजनीतिक इकाइयां स्थापित होने से विचारधारा और राजनीतिक लालसा के कारण वो एकीकरण में भी बाधक बनी। चौथा कारण था भी नेपोलियन के पतन के बाद कुलीन वर्ग ये चाहता था कि देश के अंदर वापस सामंतवादी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था स्थापित हो, क्योंकि उन्हें यह डर था कि उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, यानी उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था वो खत्म हो रहा था, तो वो ये चाहते थे। और पांचवा था भी इटली के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, तो तीनों जो भाग थे वो अलग अलग लोगों के अंदर आपसी रीति रिवाज, आपसी परंपराएं अलग अलग थी, जो एक दूसरे से तालमेल बनाए रखना नहीं चाहती थी। वो भी इटली के एकीकरण में बाधाएं बनी। तो ये 5 बाधाएं हैं, बिल्कुल सरल है, आपको याद हो जाएंगी। आप ये मत सोचो कि भारत में ही अलग अलग परंपराएं रीति रिवाज थे। आप विश्व का इतिहास पढ़ो, उसको भी समझो, उसमें भी अनेक समस्याएं थी।
इटली के एकीकरण बाध्य तत्वों के बाद हम बात करेंगे इटली के एकीकरण में सहायक संगठन और व्यक्ति। पहला है कार्बोनरी। कार्बोनरी सबसे पहले राष्ट्रवाद पर आधारित संगठन था। यह एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी और नेपल्स ने की थी। ये छोटे प्रश्नों में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 में। किसने की? नेपल्स में हुई थी। नेपल्स स्थान का नाम। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे, यानी यह सामूहिक रूप से हर वर्ग का व्यक्ति था। तो एक प्रभावशाली संगठन बनने की एक उम्मीद थी। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसका प्रमुख दो उद्देश्य थे। दो उद्देश्य प्रमुख थे इसके। पहला था वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना। वैधानिक का मतलब यहाँ पर कानून से है। और दूसरा है विदेशियों को इटली से बाहर निकालना। लेकिन यह संगठन असफल हो गया क्योंकि पर इसमें इस संगठन का नेतृत्व प्रभावशाली नहीं था अथवा यह संगठन निश्चित उद्देश्यों से भटक गया था, अतः यह संस्था असफल रही। दूसरी बात हम करते हैं यंग इटली की। ये आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न में आ सकता है। इसके टॉपिक अति लघुत्रात्मक में आ सकते हैं, तो आप इसको देखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी और मेजिनी ने की थी। तो यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 में। किसने की? मेजिनी ने। मेजिनी का मानना था कि समाज में यदि क्रांति लानी है तो इसका नेतृत्व युवा वर्ग को देना चाहिए। उसके हृदय में असीम शक्तियां निहित हैं जो कि कार्य को सफल बना सकती हैं, ऐसा मानना था मेजिनी का। उन्होंने अपने देशवासियों को 3 नारे दिए। पहला था परमात्मा में विश्वास रखो, दूसरा सब भाइयों को शामिल करो अर्थात संगठित बनो, और तीसरा था इटली को मुक्त करो। ये 3 नारे दिए थे। इस यंग इटली की स्थापना के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इटली में एकता, समानता, स्वतंत्रता, जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना करना यंग इटली का मुख्य उद्देश्य था। ये देते लोग पूछे तो ये उद्देश्य बता सकते हो। स्थापना किसने की, कब हुई, ये बता सकते हो, लेकिन ये लघुत्रात्मक के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजिनी ने इटली की जनता से कहा कि संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़ करके अन्य किसी चीज के पीछे मत भागो, यानी संयुक्त इटली के आदर्श को मानो। अर्थात इस वाक्य के द्वारा मेजिनी ने इटली के नागरिकों में राष्ट्रवाद का भाव प्रबल किया और इटली को एक राष्ट्र बनाकर रहेंगे ऐसी विचारधारा पैदा की। वास्तव में मेजिनी ने ही इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी थी। तो इटली के एकीकरण की मूल रूप से आधारशिला मेजिनी ने रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इटली के प्रसिद्ध विद्वान साउथ गेट के अनुसार यह मेजिनी था जिसने अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। यद्यपि वह काबूल की बातें सेनापति यथार्थ सेनानायक नहीं था, परंतु वह महान कवि, आदर्शवादी विचारधारक और इटली में क्रांति का अग्रदूत था। तो ये किसकी कोटेशन है? साउथ गेट की। तो ये आपको याद रखनी है, पूछ सकता है।